नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ऑप्शन है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। बी में है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। सी है अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। और डी है रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। इसका डिस्कशन देखिए। संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास भरत मुनि 200 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामह भारतीय अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया है। इस आधार पर भी इनको 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्यकाल का ठहराया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों का वामन का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति को काव्य भी आत्मा माना है, काव्य की आत्मा माना है और साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मत में वामन का समय 800 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाना चाहिए। कुंतक काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवितकार के नाम से प्रसिद्ध है। इनको 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जाता है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक और जन्मदाता माना जाता है। इसका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी का मध्य भाग सुनिश्चित किया गया है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन है आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र, भट्टलोलट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य क्षेमेंद्र, जो कि औचित्य के काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य क्षेमेंद्र है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया, परंतु उनका विचार यह है कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए भी काव्य की आत्मा माना। औचित्य रससिद्धस्त स्थिर काव्य जीवंतम, अर्थात औचित्य रस पूर्ण काव्य का स्थिर जीवन होता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर हृदय में व्याप्त हो जाता है। मधुबास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदय को अंकुरित कर देता है। मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार यह विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया और औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अनुरूप वस्तुओं के योग को आचार्य ने उचित माना है एवं उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। औचित्य प्रहारु चर्या सदृशम किम यस्य अतः उचितस्य च्यो भावो तदौचित्यम प्रच्छते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन, जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु काव्यात्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। उनकी मान्यता ध्वन्यालोक में उपलब्ध है। ध्वनि तत्व के विरोधी भी भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य थे।
ध्वनि की परंपरा आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी। अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी अनेक अलंकारों के लक्षणों एवं उदाहरणों में स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से ध्वनि के संकेत मिले जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध हुआ। बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचनों द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। ये कश्मीर के महाराजा अवंती वर्मा के आश्रित कवि थे। कुछ तथ्य देखें। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन के और भी ग्रंथ हैं, जैसे देवी शतक, अर्जुन चरित्र, सविकर्म बाण लीला, विनिश्चय, टीका विवृति और तत्वालोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ऑप्शन है औचित्य, अलंकार, ध्वनि और रीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो किसने किया था? ऑप्शन है भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, कुंतक ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है, तो कौन से हैं? आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंदवर्धन। नेक्स्ट देखिए, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से किसी का भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही एक ही अर्थ का प्रतीति कराए, तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है, जहां अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा यह ध्वनि काव्य कहा गया है। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है कि विद्वानों का कहना है कि वाच्य में व्यंग्य के अधिक होने से ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, किस आचार्य ने गुणों का रस आश्रित माना है? ऑप्शन है भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। गुणों को रस आश्रित मानने वाला आचार्य आनंदवर्धन है। रीति और गुणों से संबंध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परिवर्ती काव्य शास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप से स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वामन। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य वामन प्रस्तुत करते हैं। इनका उदाहरण
वैदर्भी रीति परक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समिष्ट हो जाते हैं। वामन ने गुणों को अधिक महत्वपूर्ण देकर एक सीमा तक कवि की चित्ररीति के योग से स्वीकार किया है। अर्थ है, गुणों में कवि की न्यूनतम कल्पना को समाधि नाम से रसों की उद्भावना, कांति के नाम से अर्थ की प्रौढ़ता, ओज नाम से स्वीकार की गई है। जब तक मन अस्थिर होता तब तक पद का चलना, रखना और हटाना भी होता रहता है। अलंकार के विवेचन में वामन की दृष्टि में नवीनता मिलती है। वामन के अनुसार यम के पश्चात सभी शब्द अलंकारों को उपमा का प्रपंच स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ऑप्शन है तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काव्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंब का काम क्या है? ऑप्शन है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्य को सजीव बनाना ही बिंब का काम है। आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक संजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? ऑप्शन है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रामाणिक एवं चर्चित रचना भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में किया गया। भरतमुनि की रस सूत्रों की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन चार सिद्धांतों का विकास हुआ है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी भरत सूत्र में जो रस निष्पत्ति आया है उसके चार अर्थ होते हैं। भट्टलोलक के मत में निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, शंकुक के मत में अनुमति और भट्टनायक के मत में है भुक्ति और अभिनव गुप्त के मत में है अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं है, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आचार्य भरतमुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य भरतमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है भट्टलोलट, भरतमुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन है श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संबंध में
भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है? तो कौन है? ऑप्शन है भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। नेक्स्ट, भरत के रस सूत्र में व्याख्यात आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुमितिवाद। नेक्स्ट देखिए, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाला आचार्य है? तो कौन है? ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनव गुप्त, लोलट, शंकुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शंकुक। नेक्स्ट, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है अभिव्यक्तिवादी, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुमितिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवादी किसके मंतव्य पर आधारित है? ऑप्शन है भट्टनायक, विश्वनाथ, शंकुक, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है? तो क्या है? ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्पत्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, पाणिनि, भरत मुनि, भट्टलोलट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भट्टलोलट। नेक्स्ट देखिए, भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, आचार्य मोम्मट का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मोम्मट का है भुक्तिवाद। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकु की है। भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है शंकुक, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, विश्वनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शंकुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद। उसके बाद है शंकु का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो इसका आंसर हो गया 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। इसका देखिए, आचार्य भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने और आचार्य अभिनव गुप्त ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भट्टनायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया था। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया।
उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभाववादी कर साधारणीकृत रूप से प्रस्तुत कर अस्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुमानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन किन विद्वानों के रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। बी में है अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टशंकुक और भट्टलोलट। सी में है भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट और अभिनवगुप्त। और डी में है भट्टशंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्टलोलट, भट्टशंकुक, उसके बाद भट्टनायक, अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों को रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का सही क्रम वही भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजनकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजनकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक ने की है। इस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द को 3 शक्तियां माना है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, शंकुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक का अनेक मान्यता का खंडन करते हुए भी साधारणीकृत को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। किसी भी ध्यान पर इसी तथ्य की ओर नहीं कहा गया कि रस अनुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनवगुप्त ने इस पर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके मतानुसार काव्यास्वादन ने पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उनकी जन्मजात वासनाएं की उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने के सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ऑप्शन है भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनवगुप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।